नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। थाईलैंड के पीएम से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की साझा। पीएम ने लिखा कि अगले 3 दिन में थाईलैंड और श्रीलंका में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा और इसके साथ ही इन देशों और बिम्स्टेक के साथ भारत का सहयोग होगा मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रतिबद्धता की दिशा में होगा एक बड़ा कदम। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं के साथ करेंगे आपसी सहयोग को गति पहुंचाने के तरीकों पर विचार विमर्श। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पारित। विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 235 वोट। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 लोकसभा से हुआ पारित। विधेयक को ध्वनि मत से किया गया पारित। मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का हुआ निरसन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार रखती है समाज के हर वर्ग का ध्यान। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में सरकार की ओर से पेश 3 संशोधन किए गए स्वीकृत। विधेयक में जोड़े गए खंड 4A और 15A। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्पष्ट कि वक्फ से नहीं की गई है किसी तरह की छिड़कानी। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के लिए है संशोधन। गृह मंत्री ने साथ ही स्पष्ट किया था कि धार्मिक गतिविधियों के बने वक्फ ट्रस्ट में सरकार का कोई दखल नहीं होगा। साथ ही नए प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद होंगे लागू। विपक्ष ने किया विधेयक का विरोध। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया संविधान की मूल भावना के विरोध। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में पारित किया वैधानिक प्रस्ताव। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता मणिपुर में शांति स्थापित करना। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बोले गृह मंत्री, आरक्षण से जुड़े विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से हुई जातीय हिंसा। राज्य में हालात फिलहाल संतोषजनक और नियंत्रण में। आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पर लगी संसद की मोहर। बुधवार को राज्यसभा ने ध्वनिमत से किया विधेयक को पारित। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया उच्च सदन में चर्चा का जवाब। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि उन सभी विदेशी नागरिकों से निपटने की जरूरत जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त। बॉयलर विधेयक 2024 में लोकसभा के संशोधनों को राज्यसभा से किया गया पारित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था संशोधनों को उच्च सदन में प्रस्तुत। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत। कहा कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां की थी हमने उन्हें सुधारा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार बहुत कम बहुमत से बिल पारित कराने में सफल रही। उन्होंने कहा कि बहस में सभी पक्षों की ओर से बहुत मजबूती से अपने विचार व्यक्त किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि विधेयक पारित होने की ही था क्योंकि सरकार के दलों के अधिक सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हमने विधेयक के हर क्लॉज पर अपना मत रखा, सभी पर वोटिंग करवाई। पूर्व मंत्री पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों को और अधिकार देगा, उन्हें और मजबूत बनाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से देश के गरीब मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बड़ा रिफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि इससे सबको न्याय मिलेगा और सभी लंबित मामलों को एक साथ निपटारा किया जा सकेगा।
लोकसभा की आज की कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए होंगे पेश। लोकसभा तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 होगा चर्चा के लिए प्रस्तुत। विधेयक का उद्देश्य घरेलू तटीय व्यापार को बढ़ावा देना। लोकसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पर चर्चा सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू करेंगे विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत। राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में पारित किया वैधानिक प्रस्ताव होगा पेश। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 3 अभियानों को दिखाएंगे हरी झंडी। सेना कमांडर सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। चिले के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट अपनी भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई जाएंगे। चिले के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का आज तीसरा दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर में आयोजित होने वाले निषाद राज की जयंती कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इस दौरान वहां पर आयोजित जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के सीएम आज वाराणसी का दौरा करेंगे। श्री राम मंदिर की जीर्णोद्धार कार्य का करेंगे शिलान्यास। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव का करेंगे दर्शन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर किया जाएगा विचार। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला की सीमा में बुधवार को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी महिला नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारी गई महिला नक्सलियों की शिनाख्ती ममता और प्रमिला के रूप में की गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित सुलभ ग्राम में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक स्मारक केंद्र का किया उद्घाटन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कल रात तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य की नीलगिरी, कोयम्बटूर और तिरुपुर जिलों में संभावित बारिश के चलते इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। देश के उत्तरी इलाकों में भी आज से मौसम बदलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है। लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र के छठे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मां दुर्गा का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और नया संकल्प लेकर आता है। चैत्र नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान। दिल्ली के छतरपुर में सुबह आरती में भारी संख्या में भक्तजन शामिल हुए और माता का आशीर्वाद लिया। भारतीय वायुसेना का आईएएफ जगुआर 2 सीटर विमान रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक पायलट की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का जामनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पोस्ट में लिखा कि आईएएफ को जानमाल के नुकसान पर गहरा अफसोस। आईएएफ शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ा। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत मंडपम में 3 दिन के स्टार्टअप महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हुआ इजाफा। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की हुई बिक्री। भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 11,49,334 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे गए हैं। ये वित्त वर्ष 2023-24 में बेची गई 9,48,561 यूनिट्स की तुलना में 21% ज्यादा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को 1 वर्ष तक के लिए अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति दी। सरकार ने एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता को 3 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति को दी मंजूरी। देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च 2025 में बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची। बेहतर मांग के बीच कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण HSBC इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक मार्च में 58.1 पहुंचा। एयर इंडिया को भारी नवीनीकरण के बाद पहला बोइंग 777-3
300ER विमान प्राप्त हुआ। कंपनी ने बताया कि शेष 12 विमानों का नवीनीकरण वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। वर्ल्ड लाइन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दूसरी छमाही में यूपीआई लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 42% बढ़कर 93.23 अरब पहुंची। पंजाब नेशनल बैंक ने मार्च तिमाही में 13.6% का ऋण वृद्धि दर्ज की। इस दौरान उसका ऋण बढ़कर 11.17 लाख करोड़ रुपए हुआ। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी कारों के दामों में 8 अप्रैल से 2,500 से लेकर 62,000 रुपए तक का करने जा रही है इजाफा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए टैरिफ ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। टैरिफ का स्तर कई अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार के बाद गिरावट आई और मार्केट क्रैश हो गया। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद ये रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। S&P 500 वायदा बाजार पूंजीकरण में प्रति मिनट लगभग $125 बिलियन की गिरावट नजर आई। इस वजह से S&P 500 ने 20 मिनट से ही कम समय में मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन गंवा दिए। ट्रंप की घोषणाओं के बाद डाउ फ्यूचर्स में करीब 1,100 अंकों की गिरावट आई। वहीं एशियाई बाजारों में भी उथल-पुथल का माहौल नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 26% रियायती टैक्स लगाने की घोषणा की। वहीं ट्रंप ने कंबोडिया से आयातित वस्तुओं पर 49% और चीन से आयात होने वाले सामान पर 34% शुल्क लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने वियतनाम से आने वाले आयात पर 46%, श्रीलंका पर 44%, स्विट्जरलैंड पर 31%, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29%, जापान पर 24%, ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10%, इंडोनेशिया पर 32%, सिंगापुर पर 10%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश से ऑटोमोबाइल के आयात पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि ऑटो पार्ट पर भी इतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की। ऑटोमोबाइल पर नया टैरिफ आज से और ऑटो पार्ट पर 3 मई से प्रभावी होगा। जवाबी करों की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को अन्य देशों की तरफ से लूटा गया है। वहीं अमेरिकी करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ लगाने के बाद कहा कि इस दिन को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन अमेरिका उद्योग का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन पर रूस के युद्ध को रोक देंगे। उन्होंने कहा कि यह एक निरर्थक युद्ध है और अगर वे राष्ट्रपति होते तो ऐसा कभी नहीं होता। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा पर तुर्की सरकार ने लगाया जुर्माना।
मेटा पर यह जुर्माना सरकार की तरफ से कुछ कंटेंट ब्लॉक ना करने पर लगा। मेटा का कहना है कि उसने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के फेसबुक और इंस्टाग्राम से कुछ पोस्ट हटाने की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि उसे लगा कि ये पोस्ट जनता के लिए अहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गजा में इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इजराइल गजा के क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा। नेतन्याहू ने साथ ही कहा कि इजराइल का लक्ष्य हमास को कुचलने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद गजा पट्टी पर खुला लेकिन अनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि गजा पट्टी में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से इजराइल अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ब्रुसेल्स ने नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए जॉइंट बेस एंड्रयू से हुए रवाना। विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इस बैठक में रक्षा निवेश और यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने सहित सुरक्षा प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट की अवहेलना करते हुए हंगरी की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। आईसीसी ने नवंबर में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर गजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगे हैं। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हंगरी से मांग की है कि अगर नेतन्याहू वहां आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को सौंपा जाए। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। आईपीएल का 15वां मैच कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल के 14वें मुकाबले में बुधवार को गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने 8 विकेट पर 169 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात टाइटंस ने केवल 2 विकेट खोकर आसानी से 170 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2025 के लिए सीनियर पुरुष टीम के घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस साल भारत दौरे पर आएंगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या टी20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं। उन्होंने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में 1 स्थान गिरकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वरुण चक्रवर्ती 706 रेटिंग अंक के साथ न्यूजीलैंड के जेकब डफी और वेस्टइंडीज के अकील हुसैन से पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मंजूरी मिल गई है और वे रिकवरी के बाद विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी पूर्णकालिक नेतृत्व भूमिका में को फिर से संभालेंगे। संजू सैमसन ने अब तक टूर्नामेंट में एकमात्र बल्लेबाज के रूप में खेला है जिसमें रियान पराग फ्रेंचाइजी की अगुवाई कर रहे हैं। बार्सिलोना ने कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बना ली है। कोपा डेल रे दूसरे सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर 5-4 के कुल स्कोर से जीत हासिल की। कोपा डेल रे के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना का सामना अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी रियल मैड्रिड से होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीजन के पहले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल पिस्टल शॉटगन की स्पर्धाएं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शुरू होने के लिए तैयार है।
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के मुकाबले आज से शुरू होंगे, जिसमें पुरुष पिस्टल और पुरुष एवं महिला स्कीट शूटर्स सबसे पहले निशाना साधेंगे। जमशेदपुर एफसी आज शाम इंडियन सुपर लीग के दूसरे सेमीफाइनल के पहले चरण के मुकाबले में मोहन बागान सुपर जायंट से भिड़ेगी। भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस ने अपने 23वें संस्करण की फिल्मों की सूची जारी कर दी है। इस साल यह आयोजन 6 से 10 मई तक लैंडमार्क थिएटर, सनसेट और WGA थिएटर में होगा। IFFL LA की शुरुआत वर्षा भरत की पहली फिल्म बैड गर्ल से होगी और समापन लॉरेंस वैलन की डेब्यू फिल्म लिटिल जाफना से होगा। इस बार फेस्टिवल में 27 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म आशिकी 3 की टीम ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से की मुलाकात। कार्तिक आर्यन, श्रीलीला और अनुराग बसु ने शूटिंग के दौरान राज्य से मिले सहयोग का जताया आभार। कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो से बाहर हुई अभिनेत्री श्रीलीला, वहीं यह रोल अब रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी को मिला। रिलीज के चौथे दिन फिल्म सिकंदर ने महज 6.52 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 81.20 करोड़ का कलेक्शन ही किया। अभिनेत्री शोभिता धूलिपाला तमिल डायरेक्टर रंजीत की नई फिल्म में आएंगी नजर। इस फिल्म में दिनेश मुख्य भूमिका में होंगे और आर्या विलन का किरदार निभाएंगे। जलियांवाला बाग में हुए भयानक नरसंहार पर आधारित फिल्म केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर आज होगा रिलीज। फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा पार्ट 1 2 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कांतारा चैप्टर 1 2022 में आई फिल्म कांतारा का सीक्वल है। रानिया राव सोना तस्करी मामले में तीसरे आरोपी साहिल जैन को विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अभिनेता विजय राज दर्जी कन्हैया लाल की क्रूर हत्या पर आधारित फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मेड मर्डर हिस्ट्री का पहला पोस्टर हुआ जारी। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भारत से पहले यूएसए में रिलीज होगी अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली। वहीं 9 अप्रैल को यूएसए में भी होगी फिल्म का प्रीमियर। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का दूसरा भाग यानी भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को होगा रिलीज। दिनेश विजन इस फिल्म के निर्माता होंगे। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरी तू मेरा की रिलीज डेट हुई लॉक। फिल्म अगले साल 13 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 8 अप्रैल को थिएटर में फिर से होगी रिलीज। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से होगी रिलीज। और बैटमैन की भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड अभिनेता वैल किल्मर ने 65 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। निमोनिया के कारण हुआ निधन। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।